हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द वैदिक आईक्यू। और हम लोग पढ़ रहे हैं BHIC 101 का यूनिट नंबर 1, है ना। इसका पार्ट 1 मैंने पहले ही बना दिया था, ठीक। और आज हम लोग मेजरली जो पढ़ने वाले हैं वो है सोर्सेज ऑफ स्टडी ऑफ एंशंट इंडियन हिस्ट्री। कि एंशंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको क्या क्या सोर्सेज अवेलेबल है ना। उस सब के बारे में हम आज पढ़ेंगे। इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट पे जाकर के देख लीजिए, ठीक। और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड से भी शेयर कर लेना। तो चलते हैं आज स्ट्रेट अपने सोर्सेज ऑफ फॉर द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। देखो, मैं ये वीडियोस जो बनाता हूँ वो डिटेल में बनाता हूँ, है ना, ताकि जब आप एग्जाम में आंसर राइटिंग में जाएं तो वहाँ 20-20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको कोई भी ऐसा दिक्कत ना हो कि अरे यार मैंने तो समरी में पढ़ा था, अब उसको एक्सप्लेन कैसे करूँ, ये चीज़ आपको फील ना हो, ठीक है। चलिए, तो अगर हम सोर्सेस की बात करें तो 3 टाइप के सोर्सेस हमारे पास सामने आते हैं: लिटरली, आर्कियोलॉजिकल और फॉरेन। लिटरली मतलब हो गया आपका बुक्स वगैरह, है ना। आर्कियोलॉजिकल तो आप जानती हो, खुदाई में जो चीज़ें मिलती हैं उनसे हम गेस करते हैं कि वहाँ की सोसाइटी कैसी रही होगी। और फॉरेन अकाउंट्स हो गए जो विदेशी इंडिया में आए हैं, उन लोगों ने जो देखा, लिखा, है ना, वो पढ़ेंगे हम। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज हो जाते हैं, ठीक। तो सबसे पहले लिटरेरी सोर्स की बात करें। लिटरेरी सोर्स में आपका कौन कौन से हैं इंडिया में? पुराने पुराने एंशियंट इंडिया की बात कर रहे हैं। मॉडर्न मिडेवल और मॉडर्न में तो बहुत सारा है। एंशियंट में कौन कौन सा हमारे पास है? एंशियंट हिस्ट्री पढ़ने के लिए हमारे पास कौन कौन से है? सबसे पहले तो वेद्स आते हैं, है ना। फिर बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर। एपिक्स। एपिक्स कौन कौन से? आपके महाभारत हो गया, रामायण हो गया, है ना। पुराण है अपने बहुत सारे। संगम लिटरेचर है साउथ इंडिया का। फिर कुछ एक बायोग्राफीज लिखी गई हैं, ठीक। पोएट्री, ड्रामा। अब पोएट्री ड्रामा आप सोचोगे सर ये क्या है, तो देखो पोएट्री में भी कई बार ना बड़ा बखान होता था राजा महाराजा की, अ, जो अचीवमेंट्स थी उसके बारे में, ठीक है। और ड्रामा में पूरी पूरी कहानियां लिखी जाती थी। कभी कभी पूरे समाज के बारे में कहानी होती थी उसमें, जो उस समाज में चल रहा था। या फिर कई बार क्या होता था कि किसी राजा का ही डिस्क्रिप्शन होता था उसमें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाते हैं ये सारे, ठीक। आर्कियोलॉजी में क्या क्या आता है? आर्कियोलॉजी में आपके पास एपिग्राफिक आते हैं, नुमिस्मेटिक, नुमिस्मेटिक मतलब कॉइन्स वगैरह आते हैं ना। और आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, आप देखते हो कितने सारे आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स होते हैं। कई बार तो बिल्डिंग्स पूरी बनी हुई हैं। आप देखो, हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो कहीं ना कहीं इंटायरली आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस पे ही बेस्ड है, क्योंकि वहां से जो हमें स्क्रिप्ट भी मिली है, रिटन स्क्रिप्ट जो मिली भी है, वो अभी तक डेसिफर नहीं हो पाई है। डेसिफर मतलब अभी हम उसको समझ नहीं पाए हैं, है ना। तो वो स्क्रिप्ट किसी काम की अभी है नहीं। फ्यूचर में अगर वो डेसिफर हो जाएगी तो बहुत काम की आएगी, लेकिन फिलहाल वो डेसिफर नहीं हो पाई है, तो हम उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो हमारा क्या मेजरली रह जाता है, जो आर्कियोलॉजिकल वहाँ पे बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी मिली है हमें, है ना। और जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं वहाँ पे, पॉटरीज मिली है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वहाँ की सोसाइटी के बारे में बताने के लिए कि हाँ वहाँ की सोसाइटी एक्चुअली कैसी थी उस जमाने में, है ना। प्रिमिटिव थी या फिर मॉडर्न थी? मॉडर्न थी तो कितनी मॉडर्न थी, है ना। या फिर मिडेवल थी, किस टाइप की थी? हम बड़े आराम से गैस लगा सकते हैं। आज भी आप किसी भी सिटी में जाते हो तो आप वहाँ के सिटी का आर्किटेक्चर देख के आप समझ जाते हो ना, है ना, कि हाँ भाई ये सिटी डेवलप्ड है नहीं है। फॉर एग्जांपल आप दिल्ली आओ या मुंबई जाओ या किसी और सिटी में जाओ, तो आप वहाँ क्या देखते हो? मेजर वहाँ की बिल्डिंग्स देखते हो, है ना। वहाँ के रोड्स देखते हो, फ्लाईओवर्स वगैरह देखते हो, ब्रिजेस देखते हो, मेट्रो है नहीं है। आप उसी से गेस करते हो कि हाँ सिटी कितनी डेवलप्ड है ना। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कैसा है ना। ये सब चीज़ों से आप वहाँ के हॉस्पिटल्स हैं, होटल्स कितने हैं, ये सब चीज़ों को देखकर हम गेस करते हैं। तो वैसे ही हम जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते हैं उससे हम एक पूरी इमेज बनाते हैं फिर हिस्ट्री की, ठीक। आप देखो, अब यहाँ ना जो एंशियंट टेक्स्ट है हमारे पास, है ना, जो अभी हमने डिस्कस किया, वैदिक, बुद्धिस्ट, ये सब, तो ये इन रिकॉर्ड्स को प्राइमरी और सेकेंडरी में हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक। प्राइमरी एविडेंसेस तो वो हैं जो सबसे पहले लिखे गए, ठीक। और सेकेंडरी एविडेंसेस वो हो जाते हैं जो पहले वाले को आपका रेफरेंस लेकर के हिस्ट्री लिखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ, है ना, मैंने पूरी किताब पढ़ी, उसके बाद फिर मैं फिर से हिस्ट्री लिखूँ, है ना, मैंने कहा चलो मैं भी हिस्ट्री की किताब लिख देता हूँ, तो मेरे लिए ये प्राइमरी सोर्स हो जाएगी, ये वाली बुक जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ। और जो मैं लिखूंगा वो सेकेंडरी सोर्स हो जाएगी, है ना। फिर कोई और उसको पढ़ेगा तो वो प्राइमरी सोर्स बन जाएगी, और जो लिखेगा वो सेकेंडरी सोर्स बन जाएगी, ठीक है। तो प्राइमरी सोर्सेज हमारे पास कौन कौन से होते हैं? प्राइमरी सोर्सेज हमारे पास होते हैं आपके
आर्टिफैक्ट्स जो होते हैं ना, या फिर रिटर्न रिकॉर्ड्स। टेम्पल वगैरह में पहले रिकॉर्ड्स लिखा जाता था, किसने कितना दान दक्षिणा दी, है ना, वो सारा रिकॉर्ड रखा जाता था टेम्पल्स में। फिर पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट्स होती हैं, तालपत्र बोला जाता है इनको, उन वहां लिखा हुआ होता था। इंस्क्रिप्शन ऑन पाम लीव्स, पिलर्स, है ना, रॉक्स पे, कॉपर प्लेट्स पे लिखा जाता था। ठीक है, तो ये सब क्या हमारे हैं, प्राइमरी सोर्सेज हैं उस जमाने के। ठीक, और सब्सिक्वेंट सोर्सेज को तो, सेकेंडरी सोर्स को मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, सॉरी, मेरे को बहुत खांसी हो रखी है, तो बीच बीच में खांसी करता है, रियली सॉरी। तो प्राइमरी सोर्स, प्राइमरी रिटन सोर्स हम किसको मानेंगे, मैन्यूस्क्रिप्ट्स या इंस्क्रिप्शंस को, और दूसरा पब्लिश्ड मटेरियल, जो पिलर्स वगैरह पे आपको मिलते हैं, या फिर कॉपर प्लेट्स वगैरह जो था, है ना। कॉपर प्लेट्स वगैरह का आपने पहले ही पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में भी, कि जब ना किसी को मान लो दान दक्षिणा दी जाती थी, या फिर जमीन वगैरह किसी को दे दी जाती थी, तो वो जिस तरीके से आज हम पेपर पे रिकॉर्ड करते हैं, तो वो क्या करते थे, कॉपर प्लेट पे रिकॉर्ड कर देते थे। ठीक है, कॉपर प्लेट मैं दिखाता हूँ आपको, कॉपर प्लेट रिकॉर्ड्स को, तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। कॉपर प्लेट रिकॉर्ड्स, ये देखिए, इमेजेस में जाके देखते हैं हम। ये देखिए, देख रहे हैं ना, ये देखो, ये सबसे बेस्ट है। ये देखो, कॉपर प्लेट पे लिखा हुआ है ना कुछ कुछ, तो ऐसे रिकॉर्ड रखे जाते थे पुराने जमाने में। पुराने जमाने में पेपर का यूज नहीं होता था, है ना, तो पेपर था नहीं तब, तो इस तरीके से रिकॉर्ड रखे जाते थे, या तो पत्थर पे इंस्क्रिप्शन कर दिया जाता था, या कॉपर की प्लेट पे इंस्क्राइब कर दिया जाता था। ठीक है, चलो अब देखो, कुछ एक चीजें जो है, उपेंद्र सिंह बहुत ही माने हुए हिस्टोरियन है हमारे, और उनकी किताब बहुत ही बेहतरीन है, आपको पढ़ना चाहिए, है ना। अगर आप यूजीसी वगैरह की तैयारी करो, तो आप उपेंद्र सिंह जी की हिस्ट्री की बुक जरूर पढ़िए, एंशिएंट इंडिया की। उनका कहना है कि देखो, नॉर्मली ना, ये जो रिकॉर्ड्स है, ठीक है, कोई भी एपिक्स वगैरह जो जैसे हम पढ़ते हैं, है ना, महाभारत पढ़ रहे हो या फिर रामायण पढ़ रहे हो, इनमें प्रॉब्लम क्या है कि ये जो घटनाएं हुई वो बहुत पुरानी थी, है ना, और इनको लिखा बहुत बाद में गया। ठीक है, अब इस चीज में ना बड़ा मुश्किल हो जाता है चीजों को एग्जैक्ट पहचान पाना, क्योंकि अलग अलग लोगों ने लिखा, बहुत लॉन्ग टाइम में लिखा गया, है ना। तो आप खुद सोच के देखो, अगर मैं आपको कुछ बात बता रहा हूँ, आप किसी और को बता रहे हो, फिर तीसरा चौथा पांचवा, एक जनरेशन हो जाए, दो जनरेशन हो जाए, तो बातें मॉडिफाई भी हो जाती है ना। तो उस चीज में से एक हिस्टोरियन को निकालना कि हाँ भाई, क्या चीज एग्जैक्ट हो सकती थी, जो ये लिखा गई है, उसका क्या मतलब हो सकता है, वो बहुत ही क्रिटिकल चीज है, और हिस्टोरियंस को बहुत एनालाइज करना पड़ता है इन इनको एपिक्स वगैरह को पढ़ के उसमें से हिस्ट्री निकालने में। ठीक है, महाभारत हुई, रामायण हुई, खास करके इन दोनों एपिक के बारे में उपेंद्र सिंह जी का ये विचार है कि लिखी तो गई ये, और हो सकता है ये, और ये चीजें जो है इस तरीके से लिखी गई कि उस जमाने में लोग बोलना बताना कुछ चाह रहे हो सकता है वो बता नहीं पाए। फॉर एग्जाम्पल, विमान लिखा उन्होंने, है ना। अब विमान आज तो हमारे लिए बड़ा आसान चीज है कि विमान हम देख लेते हैं कि हाँ, एरोप्लेन है, बट वो किस तरीके का विमान होगा, है ना, पुष्पक विमान उसमें बोला गया है, बट किस तरीके का था, क्या था, वो एग्जैक्टली डिस्क्राइब नहीं कर पाए, और क्योंकि उस जनरेशन ने नहीं लिखी जिसने देखा था, तो वो डाउन द जनरेशन आकर के जिन्होंने लिखा, तो वो उस चीज को, पूरा कंसेप्ट को उतार नहीं पाए, है ना। आप समझ सकते हो चीज को। ठीक है, तो ये बताना चाह रही हूँ वो, कि कुछ ना कुछ लिखा जाता है जो उसको बड़ा एनालाइज करना पड़ता है, क्रिटिकली एनालाइज करना पड़ता है हमें। ठीक है, तो एक एक करके लिटरेरी सोर्सेस को अब हम देखना चालू करते हैं। सबसे पहले वेद की बात करें, तो वेद का मतलब होता है, वेद संस्कृत वर्ड विद से लिया गया है। विद का मतलब होता है टू नो। ठीक है, तो वेद का मतलब ही नॉलेज हो गया, है ना। और ये ओरल लिटरेचर हुआ करता था, माना जाता था कि भगवान ने खुद बताया था ये वाले लिटरेचर्स को। ठीक है, इंसान को खुद बताया था भगवान ने, और ये जनरेशन टू जनरेशन कैसे किया गया, ओरली ट्रांसफर होती रही, है ना, रिटर्न नहीं थी। सिर्फ एक जनरेशन ने, गुरु ने अपने शिष्य को सिखाया, फिर शिष्य ने अपने शिष्यों को, इस तरीके से, मतलब ओरली, जैसे पुराने गुरुकुल में होता था। ठीक है, तो संहिताज है, संहिताज कौन से है वो, हिम्स है, प्रेयर्स है, इन बेनिडिक्शंस है, ये सब है ना। इनमें ज्यादातर प्रेयर्स वगैरह है इसमें, भगवान वगैरह की। तो कौन कौन से संहिताज हैं, 4 संहिताज हैं। ऋग्वेद संहिता, ऋग्वेद सबसे पुराना है। ठीक है,
और इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रेजेस के सॉन्ग है, ठीक है, भगवान के प्रेज के सॉन्ग है। अर्थ अर्थवेद संहिता, अर्थवेद में क्या है, मैजिकल फॉर्मूला मेनली है, मैजिकल फॉर्मूला के बारे में बस आप एक एक जानो इसके बारे में कि क्या क्या है। वैसे तो बहुत कुछ डिटेल में है, पर हमें उतना पढ़ना नहीं है, आप सिर्फ इतना ही जानो, ठीक है। सामवेद में नॉलेज ऑफ मेलोडीज है, ठीक, म्यूजिक वगैरह से रिलेटेड है सामवेद में। यजुर्वेद में क्या है आपका, नॉलेज ऑफ सैक्रिफाइशियल फॉर्मूलाज है। अब देखो सैक्रिफाइसेस बहुत ज्यादा हुए होते थे एंशियंट जमाने में, है ना। आप जानते हो कितने सारे तो यज्ञ हुआ करते थे, अश्वमेध यज्ञ, राजस्व यज्ञ, है ना, आए दिन होते रहते थे, राजा महाराजा कराते थे। तो वो कैसे होंगे, उसमें क्या क्या किया जाएगा, तो वो सारा कुछ लिखा हुआ था यजुर्वेद में, ठीक है। क्या उसका पूरा प्रोसेस रहेगा, वो सारा यजुर्वेद में मेंशन्ड है। फिर ब्राह्मणास करके बुक्स होती थी वेद, ठीक है। ब्राह्मण्स बुक में जो थी, ब्राह्मण बुक जो होती है, उसमें क्या था, जो ये वाले ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद है, इनको और ज्यादा डिटेल में लिख के बताया गया है ना। ये एक तरीके से इन पे कमेंट्री है, और बहुत एक्स वॉल्यूमिनस थी ये, है ना, काफी। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ तो सिर्फ उन्होंने लिख दिया संस्कृत के श्लोक में, बट वो संस्कृत के श्लोक को और पूरा डिटेल एलोबरेशन था कि नेक्स्ट जनरेशन अच्छे से समझ सके। तो वो ब्राह्मण्स थे, ठीक, बहुत सारे ब्राह्मण्स हैं हमारे पास लिख बुक्स। फिर आता है अरण्यक और उपनिषद। अरण्यक और उपनिषद भी एक तरीके से कमेंट्री है, बस अलग अलग है। फॉर अरण्यक जो है, अरण्यक का मतलब होता है फॉरेस्ट टेक्स्ट, और ये था कि जो जो साधु संत थे, वो जो फॉरेस्ट में रहते थे, है ना, तो वो वहाँ क्या क्या पूजा पाठ कैसे करते थे उसके बारे में बहुत डिटेल में है। और उपनिषद तो आपके पूरा का पूरा मैन काइंड, ह्यूमैनिटी, है ना, ओल्ड इंडियन फिलोसफी के बारे में डिटेल में दिया हुआ है उपनिषद्स में, ठीक है। और ये टेक्स्ट जो है आपके, आप देखो ऋग्वेद मैंने बताया सबसे पुराना है। अब ऋग्वेद भी ना लगभग लगभग 10 बुक्स की कलेक्शन है, ठीक है। हाँ, तो इसमें से आपकी जो बुक, हाँ 10 बुक्स हैं, उनको मंडल बोला जाता है। बुक 2 to 7 ओल्डेस्ट है ऋग्वेद की, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि बुक 2 to 7 ओल्डेस्ट है, और इनको फैमिली बुक्स बोला जाता है, क्योंकि ऋषि से रिलेटेड थी ये बुक्स, है ना, हर ऋषि से एक एक बुक रिलेटेड थी। और जो बाकी बुक है 1 और 8 9 10, ये लेटर वैदिक पीरियड की है, वो वैदिक पीरियड की है बुक 2 to 7, और बुक 1 8 9 10 है लेटर वैदिक पीरियड की, ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड आपका कब से कब तक मान जाता है, 1000 बीसी से लेके 5000 बीसी तक, और वैदिक पीरियड 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक। तो ये ऋग्वेद का 2 to 7 जो बुक है उसको छोड़ करके बाकी सब, है ना, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, ये सब के सब लेटर वैदिक लिटरेचर में काउंट होते हैं, ठीक है। ये सब के सब इसी पीरियड में हुए थे, 1000 बीसी से लेके 500 बीसी के पीरियड में ये सारे लिखे गए थे, ठीक। फिर दूसरी कैटेगरी का टेक्स्ट आता है जिनको बोला जाता है सूत्र, ठीक है। अब सूत्र को किस में क्लासिफाई किया है, स्मृति में, कि मेमोराइज टेक्स्ट है ये, ठीक है। ये हार्ड नहीं है, ये मेमोराइज टेक्स्ट बोले जाते हैं, ठीक। अब कौन कौन से सूत्र टेक्स्ट है हमारे पास, सबसे पहला है श्रौत सूत्र। श्रौत सूत्र क्या कंटेन करता है, इसमें है आपका कि किस तरीके से ग्रेट सैक्रिफाइसेस को परफॉर्म किया जाएगा, ठीक है। जो जो राजस्व यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ कैसे किया जाएगा, वो पूरा डिटेल में दिया गया सूत्र में। और ये जो सूत्रास है, ये कब लिखे गए थे, 600 to 300 बीसी के बीच में। आप देख लो सूत्र टेक्स्ट को आप मैनुअल्स भी कह सकते हो रिचुअल में। आप देखो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद के लाते हो तो उसमें मैनुअल होता है ना, उसमें लिखा हुआ होता है ऐसे ऑपरेट करना है, वैसे ऑपरेट करना है ना। मोबाइल खरीद के लाते हो तो एक उसी के अंदर एक नहीं होती लिफलेट से, उसमें मेंशन रहता है ये फंक्शन करता है, वो फंक्शन करता है, ऐसे चलाओ वैसे। तो ये एक तरीके से सूत्र टेक्स्ट जो है वो मैनुअल्स ही है आपकी, ठीक। फिर दूसरा है गृह सूत्र। गृह सूत्र में क्या क्या है, यहाँ पे सिंपल सेरेमनीज और सैक्रिफिशियल एक्ट्स ऑफ डेली लाइफ के, जो हम घर में पूजा पाठ करते रहते हैं ना, नामांकन की पूजा पाठ करना, है ना, शादी ब्याह का, तो ये किसी का कुछ डेथ हो जाती है तो उससे रिलेटेड क्या क्या होना चाहिए, तो ये गृह सूत्र में आते हैं, ठीक। फिर धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र नाम से ही पता चल रहा है, ओल्डेस्ट लॉ बुक्स है, और ये जो भी उस जमाने में लॉ चलता था वो इस हिसाब से चलता था, धर्मशास्त्र के हिसाब से। सूत्र टेक्स्ट के बाद आते हैं
कुछ और भी स्मृति टेक्स्ट है, ये भी स्मृति टेक्स्ट है। कौन से आपके सूत्र टेक्स्ट स्मृति टेक्स्ट है। और कुछ और भी स्मृति टेक्स्ट हैं, जैसे मनुस्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति। ठीक है, ये कब से कब तक हुई? 200 बीसी से लेके 900 कॉमन एरा के बीच में बनी है ये सब। ठीक, और इनमें मेंशन्ड है कि कैसे ड्यूटीज है, अलग अलग वर्ड्स की क्या क्या ड्यूटीज है ना, और किंग की क्या ड्यूटी है, उनके ऑफिशियल्स की क्या ड्यूटी है। इसमें ये भी रूल्स थे कि मैरिज के क्या लिए क्या क्या रूल्स हैं, प्रॉपर्टी के क्या क्या रूल्स हैं। ठीक है, अगर कोई कुछ गलत काम करता है तो उनको किस तरीके की पनिशमेंट मिलेगी, है ना, जैसे थेफ्ट करे, असॉल्ट करे, मर्डर कर दे या अडल्ट्री करे तो उनके लिए क्या क्या सजा होगी, वो सब भी मेंशन थे इनमें। ठीक, अब आपकी बुक में ना बहुत कुछ दिया हुआ है जो अगर आप स्किप करो तो ज्यादा बेटर है, वरना आप कोर टेक्स्ट नहीं समझ पाओगे कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। तो मैं ये थोड़ा सा स्किप कर दे रहा हूँ। ठीक है, कौटिल्यस अर्थशास्त्र हम हमेशा से पढ़ते आए हैं। सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री में आपका कौटिल्य की अर्थशास्त्र बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, क्योंकि देखो आप जानते हो कौटिल्य कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का था। कौटिल्य ही चाणक्य का नाम है। तो चाणक्य आप जानते हो ना, चाणक्य को कौटिल्य भी बोलते हैं। ठीक है, ये एक लॉ बुक थी, अर्थशास्त्र क्या है, लॉ बुक। 15 डिवाइडेड है फर्दर, 15 वॉल्यूम्स में डिवाइडेड है। ठीक है, 2 और 3 को अर्लियर डेट का माना जाता है। ठीक है, अर्लीस्ट डेट का, और बाकी बाद में बनी। ठीक है, और यहाँ से हमें क्या क्या पता चलता है? बहुत कुछ पता चलता है, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी के बारे में, यहाँ तक कि इंडियन सोसाइटी के बारे में भी वहाँ से पता चल जाता है अर्थशास्त्र से। ठीक है, पॉलिटी और इकोनॉमी के बारे में तो डिटेल से पता चलता है, खास करके मॉडर्न पीरियड के बारे में। ठीक, कौटिल्य से। रामायण महाभारत ऑब्वियसली बात है, हमने पढ़ा हुआ है, रामायण महाभारत के बारे में आयु पढ़ा था। ये आपके माना जाता है कि 500 बीसी से लेके 500 कॉमन एरा के बीच में ये दोनों लिखे गए। ठीक है, महाभारत व्यास जी ने लिखा था, है ना, और ये आपका 10th सेंचुरी बीसी से लेकर के 4th सेंचुरी बीसी, मतलब 1000 बीसी से लेकर 400 बीसी के बीच की जो सोसाइटी थी उसको दिखाता है महाभारत, है ना। और इसमें मेनली एक पार्ट जो है कौरव पांड्या का जो कन्फ्लिक्ट है ना, लड़ाई जो होती है, वो मेन आपका यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक, हाँ, तो इससे भी हम बहुत कुछ जान सकते हैं। इसमें जो जगह के नाम मेंशन है ना, और जो जो उस जमाने में रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी, हाँ, और क्या फिलॉसफी उस जमाने में थी। ठीक है, क्या पॉलिटी थी उस जमाने में, बहुत कुछ हमें देखने को मिलता है वहाँ पे, है ना। और इवन इन चीज़ों से कोरिलेट करके जब उन प्लेसेस में, कुछ एक प्लेसेस में हमने एक्सकवेशन किया तो हमें वहाँ से बहुत कुछ मिलने को भी मिला, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपका हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र, पानीपत, बागपत, मथुरा, तिलपत, बैरत वगैरह, इन सब जगह से हमें पेंटेड बिहेवियर के भी चीजें मिली, है ना। तो वो भी फर्दर कंफर्म करते हैं कि कहीं ना कहीं जो प्लेसेस रामायण महाभारत में मेंशन्ड है वहाँ सच में सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी उस जमाने में भी, है ना। पुराण्स, अब पुराण्स तो माने ही जाते हैं, बहुत ही पुराने टेक्स्ट हैं ये, है ना। और टोटल लगभग लगभग 18 महापुराण हैं, और उसके बाद न्यूमरस उप पुराण है हमारे। ठीक, मेजर जो मेजर पुराण थे वो लगभग लगभग 400 कॉमन एरा तक कंपाइल करे जा चुके थे। ठीक है, और पुराण में 5 सेक्शन होते हैं मेनली, ये आप याद रखना। 5 सेक्शन कौन कौन से हैं? सर्ग, सर्ग मतलब क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। प्रतिसर्ग रिक्रिएशन, मानव अवतार, पीरियड ऑफ वेरियस मनुस। फिर वंशा, जिसमें जीनोलॉजी ऑफ गॉड एंड ऋषिज। वंश वंशानुचरित्र, वंशानुचरित्र तो आपका हो गया, फिर रॉयल डायनेस्टी के एक अकाउंट पूरा रहता है। तो इस तरीके से ना जो 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 पुराण है, जैसे वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म पुराण, हरिवंशा पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, इनमें बहुत कुछ लिखा हुआ है आपके कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल चीजों का। आप देख लो 5 सेक्शन में यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? क्रोनोलॉजी मिल रही है कहीं ना कहीं, है ना, जीनोलॉजी मिल रही है गॉड्स की, ऋषिस की, और आपको डायनेस्टीज के बारे में भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। इन्हीं जो पुराण्स हैं इनसे हमें बहुत कुछ पता चलता है कि इनके बारे में, हरण्यक्ष के बारे में, शिशुनाग के बारे में, नंस, मौर्य, सुंग, कनु, आंध्रास के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है इनमें। ठीक,
फिर साथ ही साथ पुराण हमें ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन भी देता है कि रिवर्स के बारे में, लेक्स, माउंटेन, दूसरी चीज़ों के बारे में। यहाँ तक कि पुराण से हमें पता चलता है कि उस ज़माने में कौन-कौन से हिंदुइज़्म के मेजर कल्ट्स थे, है ना? और कैसे वो जॉइन हुए। जैसे विष्णु कल्ट था, शिव था, शक्ति का था कल्ट, हाँ? फिर साथ ही साथ मेजर रिलीजियस ट्रेडिशन और भी पैरेलल बहुत सारे कल्ट्स चलते रहे। जैसे गणपत थे, कृष्णा, ब्रह्मा, कार्तिकेय, ये सारे भी इमर्ज हुए पैरेलली, है ना? तो उनके बारे में भी पुराण हमें बहुत डिटेल में बताता है। तो इन सब से हमें रिलीजियस तो पता चल ही रहा है, साथ में उस जमाने का सोशल लाइफ कैसी थी वो बड़ा इंपॉर्टेंट हमें मिलता है। सोशल इकोनॉमिक लाइफ का, सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ के बारे में बहुत कुछ पता चलता है ना? क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ मेंशन किया गया है कि ये दान करना चाहिए आपको, है ना? और ये दान किया जाता था, है ना? और राजा को क्या मिलता था, ब्राह्मणों को क्या मिलता था, आम आदमी की ज़िंदगी कैसी थी, वो सब यहाँ पे मेंशन है कहीं न कहीं, ठीक है? और आप उन सब चीज़ों को देख के, सोशल लाइफ को देख कर के आप वहाँ की इकोनॉमी को भी समझ सकते हो, कि कैसी रही होगी इकोनॉमी। फिर आता है संगम लिटरेचर के बारे में। देखो, संगम लिटरेचर तमिल टेक्स्ट है, जो साउथ इंडिया के बारे में है मेनली, ठीक है? वो नॉर्थ के बारे में उतना नहीं लिखा हुआ है यहाँ। और होता क्या था कि राजा महाराजा अपने यहाँ पोएट्स को रखते थे, आप जानते हो, है ना? और वो पोएट्स क्या करते थे, साथ में कई बार राजा महाराजाओं के युद्ध में भी जाया करते थे, और वहां से आने के बाद वो लिखते थे कविताएं, है ना, राजा के बारे में। और वो कविताएं वो जनरेशन टू जनरेशन अपने देते रहते थे। और रिटर्न में तो कुछ होता नहीं था, तो सारा ओरली होता था, है ना? तो इस चीज को रिटर्न फॉर्म में करवाया गया तमिल में। और वहां पे 3 बार आपका संगम हुआ। संगम मतलब एक नहीं होता, मीटिंग होती है। तो मीटिंग आप समझ लो कि संगम मतलब मीटिंग रखी गई, ठीक है? कहाँ रखी गई मीटिंग? पहली और आखिरी तो मदुरई में थी, और दूसरी वाली थी कपाटपुरम में, ठीक है? और यहाँ पे इन लिटरेचर्स को कहीं ना कहीं लिखा गया पूरा डिटेल में। और ये कब हुआ था? 6th सेंचुरी कॉमन एरा में हुआ था हमारे, ठीक है? और हर जगह के, साउथ इंडिया के हर जगह के लोग गैदर होते थे राजा महाराजाओं के। वो अपना लिटरेचर वो अपने लिटरेचर को वहाँ पे गाते थे, है ना? और दूसरे सुनते थे उसको। कई बार राजा महाराजाओं के बारे में बड़ी बातें होती थी, कई बार सोसाइटी के बारे में होती थी लिखी हुई चीज़ें। तो बहुत जानकारी मिलती है हमें इन लिटरेचर से। वहाँ पे पोएम लगभग लगभग कहा जाता है कि सम 3000 लाइन्स ऑफ पोएट्री लिखी गई थी लव और वार के ऊपर, ठीक है? और इनमें ना कुछ जो है, ये रिलीजियस नहीं थे मेनली। मेन सबसे बड़ी बात है कि रिलीजियस लिटरेचर नहीं है, ठीक है ना? पोएट्स जो थे वो किस बारे में बात कर रहे हैं? आम जनता की लाइफ के बारे में बात करते हैं, जैसे टीचर्स के बारे में, मर्चेंट। और ये जो पोएट्स थे, ये ऐसा नहीं था कि जो राजा अपॉइंट करते थे सिर्फ वही होते थे, कोई भी होता हो सकता था। जैसे इनमें से टीचर भी होता था, कोई कोई मर्चेंट होता था, कोई कारपेंटर, गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, सोल्जर, मिनिस्टर भी हो सकता था, किंग खुद भी हो सकता था, ठीक है? ये पोएट जो वहाँ पे गा रहे थे संगम लिटरेचर में, है ना? तो इस चलते यहाँ पे रिलीजियस नहीं है, वहाँ की कॉमन जो लाइफ थी ना, आप समझ सकते हो। अब आम आदमी जो बताएगा वो क्या बताएगा? अपनी जो समस्या से वो जूझ रहा हो, या फिर जो अपने लाइफ में उसने गेन किया हो, उन उन चीज़ों को वो बताएगा, है ना? कि उनकी लाइफ कैसी है। तो इससे बहुत वैलिड आपको इंफॉर्मेशन मिलती है उस जमाने के बारे में, ठीक है? अब कई पोएम्स में तो ऑब्वियस सी बात था कि किंग को एज अ हीरो डिस्क्राइब किया गया था, है ना? और उसने क्या क्या डोनेशंस दिए उसके बारे में भी लिखा गया था बहुत ज़्यादा। तो वो भी एक पार्ट था, है ना? चोल किंग्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के भी लिखा गया है इसमें कहीं ना कहीं। तो ऐसे लिटरेचर्स को ही पढ़ते समय आपको ध्यान रखना पड़ता है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेचर है, संगम लिटरेचर, अगर आपको साउथ इंडिया की हिस्ट्री के बारे में जानना है तो, ठीक है? यहाँ तक कि संगम लिटरेचर से हमें पता चलता है कुछ एक बहुत ही फेमस टाउन्स के बारे में, जैसे कावेरीपट्टनम के बारे में। बोला जाता है कि वहाँ पे जो यवन लोग थे, यवन मतलब ग्रीक लोग, वो आते थे, है ना? अपने जहाज़ों में आते थे, वहाँ पेपर खरीदते थे, उसके बदले में गोल्ड देते थे, वाइन भी देते थे वो, है ना? यहाँ तक कि वुमन स्लेव्स को भी दे देते थे यहाँ पे, ठीक है, नेटिव्स को। तो ये सारी चीजें मेंशन है, और ये सिर्फ उन्होंने ही नहीं बोली है, संगम लिटरेचर में ही मेंशन नहीं है। ये चीजें हमें आर्कियोलॉजी से भी मिलती है,
और साथ में फॉरेन अकाउंट्स में भी सेम चीज़ें लिखी गई हैं। तो संगम लिटरेचर ना बहुत ही रिलायबल सोर्स है आपका साउथ इंडियन हिस्ट्री लिखने के लिए। बायोग्राफीज, पोइट्री एंड ड्रामा के बारे में पढ़ते हैं हम, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बायोग्राफीज। अब देखो, पुराने जमाने में भी ना बायोग्राफी लिखी जाती थी। आज भी आप जान देखते हो ना, कई लोग अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं। बड़े बड़े जितने भी नेता वेता होते हैं या मिनिस्टर वगैरह होते हैं या कोई बड़े पोस्ट पे जो भी आदमी होता है, वो रिटायर होता है तो कोई ना कोई ऑटोबायोग्राफी लिखता है अपनी। तो ऐसे उस जमाने में भी राजा महाराजाओं के लिए भी लोग ऑटोबायोग्राफी लिखते थे या लोग अपनी भी लिखते थे, है ना। और साथ में ड्रामा, पोएट्री वगैरह तो चलती ही रहती थी। अगर हम अर्लीस्ट संस्कृत पोएट्स और प्लेराइट की बात करें तो वहाँ पे दो लोगों का नाम बड़ा ज्यादा आता है, अश्वघोष और भाषा। अश्वघोष ने कौन कौन सी किताबें लिखी हुई थी? बुद्ध चरित्र, सरी सरीपुत्र प्रकरण एंड सौंदर्य नंदा। ठीक है, ये अश्वघोष की बुक है। और भाषा एक ड्रामाटिस्ट था, वो ड्रामा लिखता था भाषा। उसने क्या क्या लिखा? पंचतंत्र, दूतावाक्य, बाल चरित्र एंड स्वप्न वसुदत्ता। ठीक है, ये ड्रामा इसने लिखे हैं। ये आपको नाम याद रखने पड़ेंगे ताकि आप एग्जाम में जाकर के लिख सको। ठीक है, ग्रेट संस्कृत राइटर कालिदास के बारे में कौन नहीं जानता है? हर कोई जानता है कालिदास के बारे में। कालिदास ने कौन सा ड्रामा लिखा? अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्र, विक्रम मोरवश्यम, है ना। कुछ एक पोएम्स भी लिखी जैसे रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम। ठीक, तो इनसे भी हमें बहुत ज्यादा सोशल और कल्चरल लाइफ के बारे में पता चलता है, कब के गुप्त पीरियड के बारे में, जो किसने लिखी है? कालिदास ने लिखी है। फिर विशाख दत्त का हमें एक नाटक मिलता है, मुद्रा राक्षस। वो 7th से 8th सेंचुरी के बीच में है। ठीक है, अब ये किस बारे में था? ये ड्रामा कहता है कि चाणक्य ने कोशिश की थी कि जो नंद था, धनानंद का एक मिनिस्टर था जिसका नाम राक्षस था, उसको अपने तरफ मिलाने की कोशिश की थी, चंद्रगुप्त की तरफ, है ना। फिर एक और नाटक है विशाख दत्त का, देवी चंद्रगुप्तम। ठीक, वो किस पे बेस्ड है? वो रामगुप्त, जो पहले गुप्त किंग थे, नहीं पहले गुप्त किंग नहीं थे, पहले तो श्रीगुप्त थे। रामगुप्त किंग, रामगुप्त जो थे, गुप्ता किंग थे, उनके बारे में लिखा गया। उनके रेन के बारे में, मतलब जो जब वो राज कर रहे थे तो क्या क्या लाइफ थी उस जमाने में, उसके बारे में लिखा गया। ठीक। फिर ऐसी बहुत सारी पुरानी किताबें हैं हमारे पास, जैसे पंचतंत्र है ना, कथा सरिता सागर है। तो इनसे भी हमें बहुत सारी पुराने जमाने की सोशल लाइफ के बारे में पता चलता है। एक्चुअली हिस्ट्री पढ़ने का मकसद क्या है आपका? कि आप पुराने जमाने में जाकर के झांक के देख सको। तो झांक के क्या देखना चाहते हो? सिर्फ राजा महाराजा ही देखना चाहते हो क्या, कि कौन राजा था, कब था, यही देखना चाहते हो? नहीं ना, हमारा मकसद ये रहता है कि उस जमाने में लोगों की लाइफ कैसी थी, वो क्या करते थे, है ना। आप यही जानना चाहते हो ना। तो वो सारी की सारी आपको यहाँ इन स्टोरीज में झलक मिलती है कि क्या क्या थी लाइफ उस जमाने में। जैसा कहते हैं ना, सिनेमा इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, है ना। तो आज जो सिनेमा में दिखाया जाता है, तो वो उस जमाने में सिनेमा तो होती नहीं थी, तो उस जमाने में ड्रामा लिखा जाता था या कहानियां लिखी जाती थी, है ना। तो वो बची हुई है हमारे पास आज भी। सिनेमा भी तो कहानी ही है ना, कोई कहानी लिखता ही है ना, तभी तो पिक्चर बनती है, वरना कैसे बनेगी? कोई लिखेगा नहीं कहानी तो। तो उसी तरीके से उस जमाने की हम सिनेमा पढ़ लेते हैं। ठीक। फिर कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेचर है जो बायोग्राफीज के फॉर्म में है, जैसे बाण भट्ट की हर्ष चरित्र। ठीक है, ये हर्षवर्धन के बारे में बहुत डिटेल में लिखता है। और बहुत बढ़ा चढ़ा के भी कई बार लिख देता है, तो हमें बहुत सतर्क हुई में पढ़ना पड़ता है बाण भट्ट की हर्ष चरित्र को। ठीक है, ऐसे ही बिल्हन की थी विक्रम विक्रम का देवी चरित्र, विक्रम का देवी चरित्र। तो ये भी आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है अबाउट चालुक्यन किंग विक्रमादित्य 6। अगर कहीं मिलती हो तो पढ़ा करो ये वाली किताबें, है ना। अभी टाइम है तुम्हारे पास, पढ़ लिया करो। तो ये तो हमारी जितनी भी एंशंट इंडिया की बुक्स थी वो हमने देखी। अब हम पढ़ने वाले रिलीजियस टेक्स्ट, बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर, है ना। बुद्धिस्ट जैन लिटरेचर में भी बहुत कुछ लिखा गया, क्योंकि देखो उसी जमाने में बुद्धिज्म और जैनिज्म भी कहीं ना कहीं उभर के आया था, है ना। हमारे जब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं तब की, है ना। तो देखो, एक तो ये नॉन ब्राह्मणिकल थे, है ना, और नॉन सांस्कृतिक सोर्सेज भी थे।
ठीक है, ये संस्कृत में नहीं लिखे हुए हैं ये दोनों, बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर। और अगर बुद्धिस्ट लिटरेचर की बात करें हम, तो पाली लैंग्वेज में लिखी हुई थी। और इनकी ने किताबें हैं, जो सबसे फेमस किताबें हैं वो है त्रिपिटक्स। ठीक, त्रिपिटक का मतलब होता है थ्री बास्केट। आप देखो इनमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, उस जमाने का स्टेट अफेयर कैसा था, है ना, बुद्धा की लाइफ कैसी थी, महाजनपद में लाइफ कैसी थी, 16 महाजनपद की लाइफ कैसी थी। ठीक है, त्रिपिटक्स को बाद में पाली लैंग्वेज के साथ साथ चाइनीज और तिब्बतियन वर्जन में भी लिखा गया। ठीक, अब त्रिपिटक को कौन कौन से त्रिपिटक है हमारे पास? तीन बुक्स है त्रिपिटक की। सुत त्रिपिटक, विनय पिताका, सुत पिताका, विनय पिताका और अभिधम पिताका। तीन पिताका है ना। सुत पिताका में क्या करते हैं कि भगवान बुद्ध ने जो अलग अलग सोसाइटी के प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज हैं, उनको स्टोरीज, पोएम्स, डायलॉग्स के फॉर्म में बताया है कि कैसे सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, विनय पिताका, विनय पिताका में 227 रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए हैं फॉर मॉन्क्स एंड नन्स ऑफ द संघ। ठीक है, और इनमें एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि क्यों ये रूल्स बनाए गए हैं बाय बुद्धा। ठीक, और इसमें भगवान बुद्ध के लाइफ के बारे में, इवेंट्स और स्टोरी ऑफ बुद्धिज्म के बारे में बहुत डिटेल में लिखा गया है। ये आपका जो है विनय पिताका 386 बीसी में लिखी गई थी। ठीक है, फिर अभिधम पिताका आता है। अभिधम पिताका में बुद्धिस्ट फिलॉसफी के बारे में लिखा गया है, वो भी आपका किसका? थेरवाड़ा स्कूल के बारे से रिलेटेड। ठीक, अब सुत पिताका भी फर्दर डिवाइडेड है। ठीक है, चैप्टर्स में, है ना, उसको निकायस बोलते हैं। ठीक, तो 5 निकाय हैं उसमें। उसमें से एक निकाय है खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय में भी, खुद्दक निकाय में क्या है आपका? थेरागाथा, थेरिगाथा और जातक है। ठीक है, थेरागाथा, थेरिगाथा के बारे में हम बाद में पढ़ते हैं, जातक के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। जातक क्या है? स्टोरीज है बहुत सारी। ठीक है, जो भगवान बुद्ध इंसान का जन्म लेने से पहले बहुत सारे जन्म जो उन्होंने लिए थे, वो सारी कहानियां जातक में मेंशन है। ठीक, तो भगवान ने पहले देव, मैन, एनिमल, फेरी, स्पिरिट, माइथोलॉजिकल कैरेक्टर, ये सब में लिया था, है ना। और ये जो जातक की कहानियां हैं, ये कहीं ना कहीं उस जमाने में इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस करती थी लोगों को कि आप देखोगे आर्किटेक्चर में भी ये पेंटिंग्स के रूप में अवेलेबल है। जैसे भरूच में, सांची में, नागार्जुनकोड़ा, अमरावती में जाओगे आप, तो ये कहीं ना कहीं वहां पे ऐसा पेंटिंग बनी हुई है। ठीक, अब मैं बोल रहा था आपको थेरागाथा, थेरिगाथा पढ़ेंगे हम बाद में। थेरागाथा है क्या? वर्सेस ऑफ एल्डर मॉन्क्स। थेरिगाथा क्या है? वर्सेस ऑफ एल्डर नन्स। ठीक है, मतलब जो पुराने मॉन्क्स लिखी हुई है पोएम्स, है ना, खूब सारी पोएम्स उन्होंने लिखी थी। तो कुछ एक मॉन्क्स ने लिखी होंगी, कुछ एक नन्स ने लिखी थी। जो मॉन्क्स ने लिखी थी वो थेरागाथा, जो नन्स ने लिखी थी वो थेरिगाथा। ठीक, और थेरिगाथा आप देख लो, फर्स्ट सर्वाइविंग पोएट्री है, have been composed by women in India। उस जमाने में भी इंडियन वुमेन्स ने पोएट्री कंपोज की थी, तब की ये आज तक बची हुई है। ठीक है, थेरिगाथा। और इससे हमें पता चलता है कि वुमेन्स को उस जमाने में भी इक्वल राइट्स दिया जाता था हर बारे, हर चीज में, इंडिया में। अब एक और बुद्धिस्ट लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलिंद पन्हु। ये एक डायलॉग फॉर्म है बिटवीन इंडो ग्रीक किंग मेनांडर और बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेन के बारे में। ठीक, यहाँ ये दोनों एक दूसरे के बारे में एक दूसरे से क्वेश्चन कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर कुछ एक अपना देखो, बुद्धिज्म और कहाँ है इंडिया से बाहर? आपका मेनली श्रीलंका में बहुत ज्यादा है। तो श्रीलंका की लैंग्वेज है सिन्हली। ठीक, तो वहाँ भी बहुत सारे क्रॉनिकल्स लिखे हुए हैं, वहाँ भी बुक्स हैं बहुत सारी। एक है महावंशा, दूसरा है दीपवंशा। ठीक है, ये दो बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जैन लिटरेचर भी उसी तरीके से, क्योंकि कॉन्टेम्प्ररी पीरियड में आए थे जैनिज्म और बुद्धिज्म। जैनिज्म थोड़ा सा पहले आया था, बुद्धिज्म थोड़ा सा बाद में आया था, लेकिन ऑलमोस्ट सेम पीरियड में दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, ये लिखा हुआ था किसमें? प्राकृत लैंग्वेज में। ठीक, और अब इसमें भी दो सेक्ट है, दिगंबर और श्वेतांबर। तो दिगंबर्स जो लिटरेचर लिखते हैं वो सौरसेनी में है, और जो श्वेतांबर्स की है वो है आपका अर्ध मगधी, मगधी में।
ठीक है, मगध की लैंग्वेज थी तो अर्ध मगधी। ठीक। जो महावीर ने अपने डिसाइपल्स को सिखाया वो सारा कंपाइल करके कितने में कर दिया गया, 14 पर्व में लिखा गया है। ठीक है, पर्व मतलब बुक्स है आपकी। ठीक है। फिर 4th सेंचुरी बीसी में स्थूलभद्र ने एक काउंसिल रखी पाटलिपुत्रा में, हाँ, और रिकंस्ट्रक्ट किया जैन कैनन को 12 अंग में। ठीक। तो स्क्रिप्चर्स एक्सेप्टेड बाय श्वेतांबर जार, श्वेतांबर कौन कौन से एक्सेप्ट करते हैं लिटरेचर को? 12 अंग, 12 उपंग, 10 प्रकीर्णास, 6 छेद सूत्र, 2 सूत्र और 4 मूल सूत्र। ठीक है, ये उनके लिटरेचर है। ठीक। और इनमें भी वही है मेनली जैनिज्म की फिलॉसफी मेटाफिजिक्स के बारे में है ना, और किस तरीके से रहना चाहिए, क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए। ठीक। तो ये चीजें लिखी हुई, तो उससे आपको सोसाइटी के बारे में पता चलता है कि वहाँ की सोसाइटी उस जमाने में कैसी रही होगी। ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ एक ऑब्वियसली बात है, इन बुक्स में भी मेंशन है, बुद्धिस्ट बुक में भी और जो जैनिज्म की बुक है दोनों में मेंशन है किस तरीके से उनको डोनेशन मिलता था, कौन कौन राजाओं महाराजाओं ने उनको डोनेशन दिए थे, कहाँ कहाँ डोनेशन दिए थे, वो सारी चीजें भी वहां पे लिखी हुई है। ठीक है। अगर वो डोनेशंस नहीं मिलती उनको तो उनका संघ कैसे चलते, नहीं चल पाते ना, मोनेस्ट्री वगैरह नहीं चल पाती। तो इस चलते उनको डोनेशंस दिए जाते थे। फिर कौन कौन से राजा उनके लिए क्या क्या पॉलिसीज लाते थे, वो सब भी इनमें मेंशन्ड है इनके लिटरेचर्स में। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके एक और बहुत ही फेमस हिस्टोरियन है रोमिला थापड़, उनका व्यू लिखा गया है। अब जो पुराने इंडोलॉजिस्ट आए इंडियंस के बारे में, इंडिया के स्टडी करने के बारे में, है ना, अंग्रेज जो थे मेनली, जब इंडिया वो राज कर रहे थे उन्होंने ही शुरू किया हिस्ट्री के बारे में लिखना विखना ज्यादा उस जमाने में। तो वो लोग जब इन सोर्सेज को पढ़ना शुरू किया उन्होंने, है ना, बुद्धिस्ट लिटरेचर, जैन लिटरेचर, इंडियन हिंदू लिटरेचर दुनिया भर का, तो उनकी समझ में नहीं आया। उनको लगा यार ये क्या लिखा हुआ है, पूरा का पूरा रिलीजियस बारे में लिखा हुआ है, इसमें तो कुछ भी नहीं है हिस्ट्री का। क्योंकि उनकी हिस्ट्री के नोशन कैसे है कि एक टाइमलाइन होनी चाहिए, है ना, हर चीज का एक कॉजेशन वाला होना चाहिए, क्यों हुआ, कोई चीज हुई तो क्यों हुई, उसका कॉजेज मेंशन होना चाहिए, है ना, क्रोनोलॉजी होनी चाहिए आपका, और साथ में आपका जीनोलॉजीज मेंशन होनी चाहिए, कौन राजा किसके बाद आया, है ना, पूरी डिटेल में रहना चाहिए। पर रोमिला थापर जी भी कहती हैं कि देखो जरूरी नहीं है कि हर कोई हर तरीके एक जैसा ही हिस्ट्री को देखता हो। तुमने वैसे हिस्ट्री को देखा है तो हम जरूरी थोड़ी है हमारे पूर्वजों ने भी हिस्ट्री को उसी तरीके से देखा। उन्होंने अपने तरीके से लिखा, है ना, उन्होंने उस चीज को दूसरे तरीके से मेंशन किया, है ना, उन्होंने छोड़ा कुछ भी नहीं। हाँ, हो सकता है उन लोगों ने उतना डिटेल में क्रोनोलॉजिकली नहीं रखा, बट उन्होंने लिखा बहुत कुछ है ना। तो ये कहना बिल्कुल अलग है। इंडोलॉजिस्ट तो उस जमाने में ये कहते थे कि इंडियंस को हिस्ट्री लिखने का सेंस नहीं है। तो वो उन बात को खंडन करते हुए कहती हैं कि देखो ऐसा बिल्कुल गलत है। हमारी जो हिस्ट्री लिखी गई है इन द फॉर्म ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट, उसमें बहुत सारी हिस्ट्री दबी हुई है। बस उसको आपको फिल्टर करना पड़ता है ना, फिल्टर करके निकालनी पड़ती है चीज़ों को, और आपको बहुत सारी हिस्ट्री दिखेगी रिटन फॉर्म में, एंशंट हिस्ट्री की। ठीक। तो इसी के साथ हमारा ये वाला तो खत्म हो गया यार, आपका पूरा लिटरेचर काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, बट ठीक है कोई बात नहीं, आप पढ़ लो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम अगला देखने वाले हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, फटाफट कंप्लीट करते हैं इसको। आर्कियोलॉजी मैंने पहले भी जैसे बताया कि देखो आर्कियोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जब हम खुदाई करते हैं ना। जैसे वहाँ पे हमें क्या क्या मिलता है, स्कल्पचर्स मिलते हैं, मूर्तियाँ वगैरह मिलती हैं, है ना, पॉटरीज मिलते हैं, बोन के फ्रैगमेंट्स मिलते हैं, हाउस रिमेन्स, टेम्पल्स के रिमेन्स, कॉइन्स, सील्स, इंस्क्रिप्शंस, है ना, क्या क्या नहीं मिलता, यहाँ तक कि आपका जला हुआ अनाज मिल जाता है ना। तो ये सब चीज़ें तो मिलती है। अब इससे हम कैसे पता लगा सकते हैं हिस्ट्री वगैरह का? अब देखो आर्कियोलॉजी ना बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारा प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री को लिखने के बारे में। जब रिटन एविडेंसेस हैं जैसे हड़प्पन वगैरह के बारे में, वैदिक टेक्स्ट वगैरह है, वो तो आसान था हमारे लिए। लेकिन जब बिल्कुल ही कुछ लिखा हुआ नहीं है, उसके बारे में हिस्ट्री बताना, वो सिर्फ और सिर्फ आर्कियोलॉजी ही हमें हेल्प कर सकता है। जैसे कि पैलेयोलिथिक फेज, मेसोलिथिक फेज, न्यूलिथिक, चालकोलिथिक, आयरन, मेगालिथिक, ये सब कल्चर के बारे में जो भी हिस्ट्री आज हम पढ़ते हैं वो कैसे पता चली है? कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ आपके आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस को देख करके। ठीक है, क्योंकि उस जमाने में कहीं पे
हो सकता है उनकी लैंग्वेज भी हो बट हमें रिकॉर्ड्स नहीं मिले, है ना? तो इस चलते वहाँ की जो भी लाइफ वाइफ के बारे में हमें पता चलता है, या स्टेट, सोसाइटी, इकोनॉमी के बारे में हमें कुछ भी पता चलता है, ट्रेड वगैरह के बारे में, वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं एविडेंसेस पे बेस्ड रहता है जो हमें एक्सकावेशन में चीज़ें मिलती है। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था वहाँ के आपके, हमें आर्कोलॉजी से क्या क्या मिलता है, वहाँ किस तरीके का सेटलमेंट पैटर्न है, कैसा स्प्रेड है, कहाँ तक फैला हुआ है, टाउन प्लानिंग कैसी थी, ट्रेड था या नहीं था, है ना? पॉलिटी के बारे में भी आपका कुछ कुछ अंदाजा हो ही जाता है। इकोनॉमी तो ऑब्वियस पता चल जाएगा आपको, है ना, एविडेंसेस से। एग्रीकल्चर कैसा था, हंटिंग करते थे कि एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे, है ना, क्रॉप्स कौन कौन से यूज करते थे वो, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स के एविडेंसेस मिल जाते हैं हमें, है ना। इसी तरीके से फायर अल्टर्स वगैरह, रिलीजन के बारे में भी हमें यहाँ तक ही पता चल जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है अपना आर्कियोलॉजी, है ना। तो अब हम उसमें से आर्कियोलॉजी में से सबसे पहला हम पढ़ने वाले हैं किसका, कॉइन्स के पढ़ने वाले हैं। कॉइन्स की स्टडी को बोला जाता है नुमिस्मेटिक, ठीक है। अब देखो कॉइन्स कॉइन्स का यूज होना ही अपने आप में सीधा सा एविडेंस है कि जो सोसाइटी होगी वो प्रिमिटिव नहीं हो सकती, है ना, कहीं ना कहीं डेवलप्ड स्टेज पे होगी। क्योंकि कॉइन का यूसेस आप तभी करते हो जब आप बार्टर सिस्टम बंद करते हो और आप यूज करना चालू कर देते हो इकोनॉमी के टर्म में, है ना। तो पहले के जमाने में कॉइन्स कैसे बनते थे? कॉइन्स के आपका वही सोर्सेस थे, आपके कॉइन्स या तो लेड के होते थे, या आयरन, लेड के, या फिर आपका गोल्ड के, या फिर आपके सिल्वर के, कॉपर के भी होते थे, है ना। और इनको बनाया कैसे जाता था? मोल्ड्स में डाल करके बनाया जाता था। इवन मोल्ड्स भी हमें मिली है, कॉइन मोल्ड्स मिली है हमें। तो पहले के जो कॉइन्स होते थे वो क्या होते थे, ज्यादातर पंच मार्क कॉइन्स होते थे, उनमें सिंपल सा कोई रहता था, कहीं पे चांद बना हुआ, कहीं पे सूरज बना हुआ, ऐसा सिंपल सिंपल सा डिजाइन, ट्रायंगल बना हुआ, है ना, ज्योमेट्रिक पैटर्न रहता था कोई भी, ठीक, ऐसे सिंपल से होते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे इवॉल्व होने लग गई चीजें ना, तो क्या होने लग गया कि उसमें आप देखने लग जाते हो राजाओं के नाम आने लग गए, वो कहाँ कब का सिक्का था वो भी मेंशन होने लग गया, ठीक। फिर आपका हाँ, तो ये चीज मेंशन होने लग गई, है ना। तो आप फिर बेटर तरीके से जानने लग गए कि हाँ कौन सा कहाँ है, और ऊपर से क्या है कि कॉइन्स कहाँ कहाँ तक मिलते हैं, है ना। जैसे इंडिया का आज का कॉइन है तो पूरे इंडिया में चलता है ना, तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि मतलब एक सेंटर की पावर पूरे एरिया में है ना। या फिर ट्रेड होता होगा 100%, तभी ये इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रहे हैं सिक्के, है ना। ये साफ साफ इंडिकेशन होता है उसका, ठीक। बाद में आपके वेस्टर्न क्षत्राप्स वगैरह के राजा वगैरह, अयोध्येस, मालवास, ये सब सब ने क्या किया है, अपने सिक्कों में अपना नाम वाम भी मेंशन किया है अच्छे से, ठीक है। डेट्स वेट्स भी कहीं ना कहीं मेंशन कर रखी है सिक्कों में। पोस्ट मॉडर्न जो कॉइन्स थे वो ज्यादातर लेड, प्लेटिन, कॉपर, ब्रॉन्ज, सिल्वर या गोल्ड के हुआ करते थे, ठीक है। इनको लार्ज नंबर में इशू किया। रियली सॉरी फ्रेंड्स, बहुत खांसी हो रखी है। तो इन सारों को बहुत बहुत ज्यादा इशू किया गया। बहुत ज्यादा इशू करने का मतलब क्या है, साफ सी बात है कि ट्रेड बहुत ज्यादा बूम पे होगा, है ना, तभी सिक्कों का खूब ज्यादा यूज हो रहा था। बट गोल्ड कॉइन्स को मेनली जो चलाया वो गुप्त पीरियड ने चलाया, गुप्ताज ने चलाया, ठीक है। इन्होंने खूब गोल्ड कॉइन्स शुरू किए, और इनके गोल्ड कॉइन्स को कहते थे दिनार्स, ठीक। और ये डाई में बनाए जाते थे, और इनिशियली जो इनके जो कॉइन्स थे ना वो बड़े प्योर होते थे, और स्टैंडर्ड एक होता था इनका स्टैंडर्ड वेट, है ना। ऐसा नहीं कि एक एक सिक्का आपका 2 ग्राम का है, दूसरा सिक्का 5 ग्राम का हो जाएगा, ऐसा नहीं, सब एक ही कंटेंट, है ना, और एक ही स्टैंडर्ड के होते थे। और इसमें क्या होता था, जो सामने वाला पार्ट होता जिसको ऑपर्स कहते थे, है ना, उसमें राजा वगैरह दिखाए जाते थे, उनकी फोटोज होती थी राजा की रानी के साथ, या राजा अकेले भी कभी, है ना। और पीछे वाले पीरियड, पीछे वाले जो पोर्शन होता सिक्के का, उसको रिवर्स साइड बोला जाता था, ठीक है। तो ऑफवर्ड साइड में तो ज्यादातर किंग्स मेंशन होते थे। समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त वन के जो सिक्के हैं उनमें उनको दिखाया गया कि वो वीणा बजाते हुए बैठे हुए हैं, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कि गुप्त पीरियड का जब लास्ट आने लग जाता है तो गोल्ड कॉइन्स दिखना बंद हो जाते हैं कहीं ना कहीं, ठीक। और बहुत कम हो जाते हैं, यहाँ तक कि एकदम जीरो हो जाते हैं लास्ट आते आते गुप्त पीरियड के।
तो ये सीधा-सीधा जैसे आर एस शर्मा जी ने बोला है कि ये स्ट्रेट अवे फ्यूडलिज्म थ्योरी को तरफ होने लग जाते हैं कि आपका ट्रेड डिक्लाइन होने लग गया है ना, और बहुत उस जमाने में कौड़ीज का ज़्यादा यूज़ होने लग गया, तो सीधा सीधा बताने लगे कि ट्रेड डिक्लाइन हो गया है, पैसों के अब उतना रहा नहीं है ना, तो फ्यूडलिज्म की तरफ बढ़ते चला गया पोस्ट गुप्त पीरियड। ठीक है, अब आपको इंस्क्रिप्शन और फॉरेन अकाउंट दो चीज पढ़नी है बस। इंस्क्रिप्शन की स्टडी को हम क्या कहते हैं, एपिग्राफी बोलते हैं। अब इंस्क्रिप्शन किस चीज पे किया जा सकता है, सील्स पे होता था इंस्क्रिप्शन, है ना, कॉपर प्लेट पे, टेम्पल पे, वॉल पे, वुडन टेबल्स पे, स्टोन पिलर्स पे, और रॉक के सर्फेसेस पे, ब्रिक्स पे, है ना, इन सब पे इंस्क्रिप्शन कर दिया जाता था। ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन हमें कहाँ से मिली, हड़प्पन स्क्रिप्ट की मिली है, जो कि अभी भी अनडेसिफर्ड है। ठीक है तो हम, और कौन सी हमें मिली, फिर मिलती है हमें अशोक की इंस्क्रिप्शंस बहुत सारी, रॉक सर्फेसेस पे, स्टोन पिलर्स में, और इसको डेसिफर किसने किया, 1873 में जेम्स प्रिंसअप ने, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ऑफिसर था। और ये वाली जो अशोकन इंस्क्रिप्शंस थी, ज्यादातर ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट में लिखी हुई थी। और ये जो थी ना इंस्क्रिप्शंस, ये आप जानते हो, अशोक की इंस्क्रिप्शंस पूरे इंडिया में फैली हुई थी, हर जगह, यहाँ तक कि अफगानिस्तान तक में थी, और आपके श्रीलंका तक में मिलती है, अनुराधापुर में। ठीक है, हर जगह आपकी मिली है। तो फर्स्ट प्योर संस्कृत इंस्क्रिप्शन अपीयर्ड इन फर्स्ट सेंचुरी बीसी। और ज्यादातर इंस्क्रिप्शन जो आपके मिलती हैं वो प्राकृत और संस्कृत लैंग्वेज की ही पहले थी। ठीक है, बाद में फिर लेटर पीरियड में आकर के आपकी चेंज होकर के संस्कृत में ज्यादा होने लग गई। अब जो अशोक की इंस्क्रिप्शंस है उससे हमें क्या पता चलता है, उससे हमें ज्यादातर पता चलता है सोशल, रिलीजियस, एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के बारे में। जैसा कि लुम्नी का पिलर है इंस्क्रिप्शन, उसमें वो क्या है, कॉमोमरेटिव इंस्क्रिप्शन है कि राज अशोक यहाँ पे भगवान बुद्ध के प्लेस पे आया था इस साल को, तो वो मेंशन है। फिर कुछ एक हमें सती स्टोन्स मिलते हैं, हीरो के स्टोन्स मिलते हैं, ये भी इंस्क्रिप्शन, ये इससे भी हमें पता चलता है हिस्ट्री के बारे में, वहाँ की सोसाइटी कैसी थी, है ना। फिर डोनेटिव इंस्क्रिप्शन होते हैं, आज भी आप देख लो मंदिरों में जाओ, वहाँ पे लगे हुए होते हैं ना पत्थर, उनमें लिखा हुआ होता है इन भाई साहब ने दिए थे 5,000 रुपए या 10,000 रुपए, तो उसको हम कहते हैं डोनेटिव इंस्क्रिप्शन। ठीक, फिर रॉयल लैंड ग्रांट्स मिलते थे, जो कि कॉपर प्लेट ग्रांट्स के फॉर्म में आज भी अवेलेबल है, बहुत सारी ब्राह्मण्स को दिया जाता था, है ना। तो ये सब के सब कहीं ना कहीं हमें उन सोसाइटी के बारे में बता रहे हैं कि उस जमाने में क्या होता था, बहुत डिटेल में लिखा हुआ होता था इनमें। फिर इसी तरीके से हमें इंस्क्रिप्शन मिला है यूलॉजी की तरह, यूलाइज करते हैं, जो कि पैटर्न्स को, मतलब अपने जो कौन लिखता था, ये सब चीजें लिखने वाला कौन है, पोइट्स होते थे। पोइट्स पोइट्स ऐसा थोड़ी है कि घर में बैठ के बस पोएम ही करता रहेगा, तो वो खाएगा पिएगा कहाँ से, तो उसको राजा महाराजा अपना संरक्षण देते थे कि तुम अपना पोएम लिखो हमारे बारे में, और तुमको पैसा वैसा मिलता रहेगा, सैलरी मिलती रहेगी, है ना। तो उस तरीके से वो लिखते थे, तो उनको प्रशस्ति बोला जाता था। तो एक हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन है खारवेल की, फर्स्ट सेंचुरी बीसी की है। ठीक है, वैसी ही है फर्स्ट सेंचुरी कॉमन एरा की कलिंग की है ना, इलाहाबाद का पिलर है, गुप्त पीरियड का, समुद्रगुप्त का। तो इन सब में आपका कहीं ना कहीं बहुत कुछ मेंशन्ड है हिस्ट्री। ठीक, इंस्क्रिप्शन मेनली हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में डिटेल से बताता है ना। और साउथ की बात करें हम, तो साउथ में पल्लव, चालुक्य, चोल डायनेस्टी ने क्या क्या लैंड ग्रांट्स दिए हैं, है ना, ये सब भी हमें कहीं ना कहीं इंस्क्रिप्शन से ही पता चलता है। वहाँ का, और वहाँ का रेवेन्यू सिस्टम कैसा था, एग्रीकल्चर डिटेल कैसी थी, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, ये सब के बारे में भी जो साउथ के हैं वो कहीं ना कहीं हमें इंस्क्रिप्शन से ही पता चलता है। कुछ एक इंस्क्रिप्शन में तो आपके जिनोलॉजीज भी मेंशन्ड है, ये कौन सा राजा किसके बाद आया था, पूरी जिनोलॉजी मेंशन्ड रहती है उनकी। ठीक है, फॉरेन अकाउंट्स, वैसे तो बहुत सारे फॉरेन अकाउंट्स इंडिया के बारे में लिखे, बट आपके यहाँ पे बहुत ही कम मेंशन है, तो चलो हम वही पढ़ते हैं। सबसे पहला मेंशन किया गया कि आपका मेगास्थीनस के बारे में, है ना। अब देखो मेगास्थीनस कौन था। आप जानते हो कि ग्रीक स्कॉलर्स ने चंद्रगुप्त मौर्य को अपने यहाँ सैंड्रोकोटस के तरीके से लिखा है, और ये किसने बताया था, विलियम जोन्स ने बताया था। ठीक, विलियम जोन्स एक गवर्नमेंट ऑफिसर था ईस्ट इंडिया कंपनी में। ठीक,
अब मेगास्थीनस एक एम्बेसडर था सेल्यूकस का, जो चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ रहता था, ठीक है। उसने किताब लिखी इंडिका। इंडिका में उसने इंडिया के बारे में खूब सारी चीज़ें लिखी, जैसे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, सोशल क्लास के बारे में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में, और खास करके कब मौर्य पीरियड के बारे में उसने लिखा है ना। जो उसने देखा वो लिखा उसने। अब वो ये चीज़ें जो उसने लिखी, फिर वो ले गया यहाँ से। फिर वो किताब पढ़ के बहुत लोगों ने उस चीज़ को मेंशन किया अपने यहाँ अपनी किताबों में, है ना। तो इंडिका तो कहीं ना कहीं लॉस्ट हो गई, नहीं मिली। लेकिन जो लोगों ने इंडिका को प्राइमरी सोर्स बना करके जो सेकेंडरी खुद से लिखा उन्होंने सारा, वो आज भी कहीं ना कहीं मिल जाता है हमें, ठीक है। तो इस चलते इंडिका कहीं ना कहीं ना रहते हुए भी आज भी अवेलेबल है हमारे पास। पूरी इंटायरिटी में तो नहीं है, बट कुछ पोर्शन तो है जिससे हमें एक अंदाजा लग जाता है कि उस जमाने में कैसा था इंडियन सोसाइटी। फिर कुछ एक और भी इंस्क्रिप्शन हमें मिलते हैं, बुक्स मिलती हैं, ग्रीक और रोमन अकाउंट्स मिलते हैं हमें कि इंडिया के साथ ओशियन ट्रेड कैसा था। जैसे पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। अब देखो, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किसने लिखी है आज तक नहीं पता चला है। ये देखो क्वेश्चन भी आ चुका है कई बार सिविल सर्विसेज में। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी का राइटर का नाम कोई नहीं जानता है, किसी को नहीं पता, क्योंकि किसने लिखी किसी को नहीं पता, राइटर का नाम ही नहीं मेंशन्ड है। ऐसे टॉलमीज ज्योग्राफी, ये दो किताब बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमें इंडिया और रोमन ट्रेड के बारे में बहुत डिटेल में बताती है, ठीक है। ऐसी बहुत किताबें हैं, बहुत सारे राइटर्स ने लिखे इंडिया रोमन ट्रेड के बारे में, है ना। इवन अरब राइटर्स ने बहुत कुछ लिखा है, बट ठीक है, वो आप बड़ी क्लास में चल के पढ़ोगे, या आगे हो सकता है मिले आपको। फिर आप जानते हो उस जमाने में चाइनीज भी आए थे इंडिया में, फाहियान और ह्वेनसांग, है ना। दोनों चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क थे, उनका मेन पर्पस था इंडिया आकर के बुद्धिज्म को स्टडी करना, होली प्लेसेस जाना, है ना। फाहियान ऑलमोस्ट आया था 399 से 400 कॉमन एरा के बीच में, और ये नॉर्थ इंडिया में ही मेनली घूमता रहा, ठीक है। ह्वेनसांग आया था कब, 639 बीसी में, जब यहाँ पे कौन राज कर रहा था, हर्षवर्धन राज कर रहा था, ठीक है। और वो 10 साल के आसपास इंडिया में ट्रेवल करता है। फायान ने बहुत डिटेल में लिखा है इंडिया के सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में, जो गुप्त पीरियड के बारे में थे। और ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के टाइम के बारे में डिटेल में लिखा है, ठीक है। इतना ही आपकी बुक में दिया हुआ है, और आई थिंक इतना काफ़ी है। अलबरूनी के बारे में मेंशन है, मैं आपको बोल रहा था ना कि बहुत सारे आपके पुराने अरब राइटर्स भी आते थे इंडिया में, तो उनमें से एक आपका अरब स्कॉलर अलबरूनी के बारे में लिखा हुआ है कि वो भी इंडिया आया, है ना। और उसने इंडियन टेक्स्ट को बहुत डिटेल स्टडी की, खूब सारे इंडियन टेक्स्ट की, और फिर उसने अपनी एक किताब लिखी तहकीक हिंद, ठीक है। और तहकीक हिंद बहुत ही एक बड़ा इंसाइक्लोपीडिया जैसी किताब है, और उसमें उसने बहुत वास्ट जो इंडियन नॉलेज थी उस जमाने में, जो उसने कलेक्ट की थी इंडियन टेक्स्ट से, उसको लिखा है। उसमें उसने लिखा है साइंस के बारे में, ज्योग्राफी, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, फिलॉसफी, लिटरेचर, बिलीफ, कस्टम, रिलीजन, फेस्टिवल, रिचुअल, सोशल नॉर्म्स एंड लॉज, सबके बारे में उसने मेंशन किया वहाँ पे, ठीक है। अरब्स और इंडियंस भी इन्वॉल्व थे ओशिनिक ट्रेड के बारे में, तो उनमें से एक सुलेमान करके भी राइटर है, उसने बहुत कुछ लिखा है, ठीक है ना। तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर, होप आपको पूरा समझ में आ गया हो। बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स आपका ये चैप्टर बनाने में, तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करें, है ना। लाइक और सब्सक्राइब किया करें, और वीडियो को शेयर जरूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।